Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about award for an Indian woman peacekeeper at United Nations. तो ये जो आर्टिकल है एस्से राइटिंग में भी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि एस्से ऑन वुमेन आते ही रहते हैं। इंडियन सोसाइटी में भी विमेन इश्यूज में आप इस आर्टिकल से एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है करंट न्यूज वो देखते हैं। मेजर राधिका सेन हु वाज सर्विंग इन फैक्ट एट यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन फ्रॉम इंडिया, उनको चुना गया है फॉर मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। आप देख सकते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गेटर्स, ही इज कन्फरिंग यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ऑन इंडियन आर्मी मेजर राधिका सेन। तो अब ये नाम याद कर लें आप। एथिक्स में मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, विमेन पर्सनालिटीज के नाम आप लिख रहे हो तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये सब ही नाम आप दो चार ही लिख पाते हैं। साक्षी मलिक ऐसे ही लिख पाते हैं। कुछ अलग अलग फील्ड से नाम याद रखिए, इंदिरा नूई वगैरह आप सब लिखते हैं, बट ये एक नया नाम याद रख लीजिए, मेजर राधिका सेन। सी हैज बीन कन्फर्ड अपॉन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इट शोकेसेस द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वुमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग इनिशिएटिव। इनफैक्ट 2007 में इंडिया डिप्लॉयड ऑल वुमेन formed police unit at UN operations in Liberia, and which made India the first country to send an all-woman contingent to a UN peacekeeping mission. और तब से यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में विमेन सर्व कर रही हैं और इस बार वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड मिला है एक इंडियन वुमेन आर्मी ऑफिसर को। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पीस कीपिंग फोर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो है उसको भेजा जाता है किसी ट्रबल्ड एरिया में, ट्रबल खत्म करने के लिए नहीं, बट अगर किसी ट्रबल्ड एरिया में दो पार्टीज के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है और दोनों पार्टी अगर मान लीजिए कि कोई अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, आपस में पीस अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं अंडर ओवरऑल सर्विलेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने मान लीजिए दोनों साइड्स के बीच में पीस अग्रीमेंट करवाया, तो फिर अपने तरफ से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन भेजता है ताकि इस अग्रीमेंट को सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो कन्फ्लिक्ट चल रही है दो पार्टीज के बीच में, यूनाइटेड नेशन का काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, तो यूनाइटेड नेशंस फिर दोनों पार्टीज के बीच में कोऑपरेशन डेवलप कराने की कोशिश कराएगी और जब एक बार अग्रीमेंट हो गया तो फिर यूनाइटेड नेशंस अपनी पीस कीपिंग मिशंस भेजती है। तो ध्यान रहे, पीस कीपिंग फोर्सेस आर नॉट सेंड फॉर ऑफेंसिव एक्शन, इट इज सिंपली सेंट इन ऑर्डर टू ओवरसी द पीस एग्रीमेंट्स आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। और यूएन पीस कीपिंग मिशन is sent only after the following criteria are fulfilled. Consent of the parties, तो दोनों पार्टीज अगर कंसेंट दें कि हाँ यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजा जाना चाहिए तभी जाकर के पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता है। इम्पार्शियलिटी, यूएन पीस कीपिंग मिशन जब जाएगा तो दोनों पार्टीज के किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं करेगा, इम्पार्शियल रहेगा, न्यूट्रल रह करके काम करेगा। और यूएन पीस कीपिंग मिशन के जो फोर्सेज होते हैं वो कभी भी इन जनरल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। वो ऐसे गोली वगैरह नहीं चलाएंगे क्योंकि उनका काम ही है कि वहां जाकर के वो पीस ट्रांजिशन को एंश्योर कराएं। एवरी यूएन पीस कीपिंग मिशन इज ऑथराइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। UN peacekeepers are also known as blue berets or blue helmets because of their blue colored cap. फंडिंग की अगर बात की जाए तो सारे मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। आर्टिकल 17 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूएन, उसमें बात की गई है कि कैसे यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए फंडिंग आएगी। तो अलग अलग देशों की अलग अलग तरीके से फंडिंग डिटरमाइन की गई है, उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला में जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस। तो अगर अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस है तो फिर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेसर है तो फिर कम कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका कंट्रीब्यूशन इन जनरल हाइयर रहता है।
टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑन द टॉप विथ 27%, दूसरे नंबर पे है चाइना। तो कंट्रीब्यूशन के लिए कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, मैं फिर बता रहा हूं, बट उस फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इकोनॉमिक स्टेटस। यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मैन पावर की अगर बात की जाए, ये तो हो गई बात फंड की। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वॉलेंटरी बेसिस पे, जो देश जितना ज्यादा वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकता है या करना चाहता है वो कर सकता है। भारत ने टाइम टू टाइम खूब सारे यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजे हैं फ्रॉम इंडिया, तो वॉलेंटरी लेवल पे हमने खूब सारा कंट्रीब्यूशन किया है। वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रुप कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। Till date, 2,53,000 Indians have served in 49 out of 71 peacekeeping missions around the world since 1948. And total 175 Indian peacekeepers have so far died also while serving at United Nations peacekeeping mission. Or this makes India a country that has lost maximum number of peacekeepers विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2007 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिजेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन पे अगर प्रश्न आ जाए मेंस में तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। एक एडिशनल न्यूज भी देख लेते हैं। तो मेजर राधिका सेन के अलावा एक और अवार्ड मिला है, वो है इंडियन पीस कीपर नायक धनंजय कुमार सिंह को। ही गॉट the award of prestigious Dag Hammarskjöld medal for his service and sacrifice. तो he got this award posthumously, मरणोपरांत उनको मिला है। Dag Hammarskjöld is the second secretary of United Nations. उनके सेकंड जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के। उनके ही रिस्पेक्ट में, मेमोरी में ये हाईएस्ट यूनाइटेड नेशंस अवार्ड दिया जाता है और जो मिला है नायक धनंजय कुमार सिंह जी को। पीस कीपिंग मिशन पे ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है। देखिए, अफ्रीका में पीस कीपिंग मिशंस को लेकर के काफी सारे कंट्रोवर्सी हैं कि जो पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं अफ्रीका में, वहाँ बहुत कन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि अफ्रीका में ही ज़्यादातर पीस कीपिंग मिशन है बिकॉज ऑफ द लोकल कन्फ्लिक्ट्स अमंग्स द डिफरेंट ट्राइब्स। और वहाँ पे जब पीस कीपिंग मिशन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी वहीं होती हैं। उसके पीछे दो कारण हैं, एक तो लोकल पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी अमंग्स डिफरेंट ट्राइब्स, और दूसरा वेस्टर्न पावर्स का उसमें सेल्फिश मोटिव से इंटरफेयर करना। ये दो फैक्टर जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं अफ्रीका के अंदर पीस कीपिंग मिशन ऑपरेशंस को, और वहीं पे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं भारत के जो पीस कीपर्स जाते हैं। तो इतने सारे डेथ्स हुई हैं, 175 इंडियन पीस कीपर्स की डेथ हुई है, ज़्यादातर उसमें से हुई है अफ्रीका पे। ये इसलिए अफ्रीका रिलेटेड पीस कीपिंग मिशन में प्रश्न आ सकता है, मैंने नीचे हिंट्स भी दे रखा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपने न्यूज में तो सुन ही लिया होगा, पुणे में क्या हुआ है हाल फिलहाल में कि एक 17 साल के बच्चे ने एक पोर्स गाड़ी एकदम हाई स्पीड में चला रहा था और शायद से वो उसने शराब भी पी रखी थी। उसने दो लोगों को जो बाइक पे बैठ करके जा रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका एक्सीडेंट कर दिया एंड दैट लेड टू डेथ ऑफ दीज टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो 17 साल का बच्चा, यानी कि उसको लीगली ड्राइविंग का अधिकार है भी नहीं, वो गाड़ी चला रहा है, शराब पी करके चला रहा है, हाई स्पीडिंग कर रहा है, जिस कारण से दो लोगों की जान चली गई। अब इस बच्चे को एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि नहीं, और उसको अगर वो गुनहगार है, इफ ही इज टू बी फाउंड गिल्टी, तो क्या उसको एक एडल्ट की तरह सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इसको लेकर के एक कानून है हमारे देश में, क्योंकि वही चर्चा चल रही है हाल फिलहाल में, जिस कारण से ये आर्टिकल आया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर। तो 17 साल का बच्चा है, नॉर्मली क्या होता है 18 साल से कम उम्र के जो भी लोग हैं उनको जुवेनाइल में गिना जाता है और उनको एडल्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता। अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया भी है तो उनको एट बेस्ट रिफॉर्म हाउस में भेजा जा सकता है, उनको ऐसे प्रॉपर जेल में नहीं भेजा जा सकता जैसे एडल्ट्स को सजा मिलती है। ऐसे नियम थे 2015 तक, लेकिन 2015 में कानून बदला गया
और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया। पहले से था, उसको अमेंड किया गया। ये कानून बदलने के पीछे बड़ा कारण है 2012 का निर्भया केस। उसमें एक जो ऑफेंडर था वो जुवेनाइल था, और उसके बाद से पूरे देश भर में डिमांड होने लगा कि नहीं, अगर जुवेनाइल्स इस तरीके का हीनस क्राइम करते हैं तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और एक एडल्ट की तरह ही सजा मिलनी चाहिए। और फिर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट अमेंड करके लाया गया 2015 में। तो इसी कानून के बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि अब यही चर्चा चल रही है कि इस बच्चे को जिसने पोर्स कार से एक्सीडेंट किया है पुणे में, उसको भी इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि नहीं। तो देखते हैं इस कानून के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के बारे में। देखिए, ये कानून डिफाइन करता है जुवेनाइल एज दोज इंडिविजुअल्स हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में बच्चों को, ये जुवेनाइल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन, दो जुवेनाइल्स हु आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जिनको कानूनी तौर पे सहायता की जरूरत है स्टेट से, सरकार से। तो ये कानून दोनों तरह के बच्चों को डील करता है। तो वन, हु इज इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड सेकेंड, हु इज इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, वो बच्चा जो कोई कानून तोड़ रहा है। दोनों तरह के बच्चों के लिए ये कानून कुछ कुछ प्रोविजंस बताता है। तो सबसे पहले ब्रीफली देख लेते हैं कि व्हाट दिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 टॉक्स अबाउट जुवेनाइल हु नीड्स प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन तरह के बच्चों के लिए there is a separate committee, child welfare committee, that has been constituted as per this act in every district, जो abandoned या orphaned बच्चों का टेक केयर करेगी, उनको शेल्टर होम में लेकर के जाएगी और प्रॉपर केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग ये सब दिलवाएगी। वो ऑर्फन चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड बाय अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि एक और प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि इस तरह के ऑर्फन बच्चों को लोग अडॉप्ट करके फिर उनसे अलग अलग तरह की इलीगल एक्टिविटी जैसे कि बेगारी या सेक्स रैकेट में इन्फोर्स कर रहे थे उनको। तो फिर इस चीज़ को रोकने के लिए फिर अडॉप्शन के नियम भी मजबूत किए गए अंडर दिस चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट के परमिशन के बाद ही अडॉप्शन हो पाएगा, एंड ओवरऑल अडॉप्शन का तरीका सही से इम्प्लीमेंट हो, उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, उसके लिए बनाई गई एक सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी जिसका नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, a statutory body under Ministry of Women and Child Development to regulate overall adoption procedure. तो दिस कारा ओवरऑल देश के लेवल पे इट मॉनिटर्स द वेलबींग ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। जहाँ पे भी अडॉप्टेड चाइल्ड है, टाइम टू टाइम उनकी जानकारी लेते रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक केस में एडॉप्शन का जो रिक्वेस्ट है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तो हो गया अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। जुवेनाइल जस्टिस ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हरासमेंट। अगर अडॉप्शन की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे देयर इज ए हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे नियम है जिसको हम लोग कहते हैं हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन। अब बात करते हैं करंट केस से रिलेटेड। व्हाट अबाउट दो चिल्ड्रन हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो ऐसे जुवेनाइल की भी दो कैटेगरी बनाई गई है। अब जुवेनाइल तो 18 साल से सारे कम उम्र के सारे जुवेनाइल तो जुवेनाइल हैं, लेकिन उसमें भी वैसे जुवेनाइल जो कोई क्राइम कर रहे हैं उनके लिए दो कैटेगरी है, एक 16 साल से कम और दूसरी 16 से 18 साल के बीच वाली। 16 साल से कम उम्र वालों के लिए वही बिल्कुल पहले जैसे नियम होंगे कि वो चाहे कुछ भी कर दें, उनको एडल्ट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता और उनको एट बेस्ट रिफॉर्म हाउस में भेजा जा सकता है, उनको एडल्ट्स की तरह सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी कैटेगरी बनाई गई 16 से 18 साल की उम्र की जुवेनाइल्स की। और 16 से 18 साल की उम्र का अगर जुवेनाइल है और उसने कोई हीनस क्राइम किया है, हीनस क्राइम मतलब वो क्राइम जिसकी सजा मिनिमम 7 साल या उससे ज्यादा है। तो अगर इस तरीके का कोई जुवेनाइल है जिसने हीनस क्राइम किया है, जो इस केस में माना जा सकता है, और उस कार से उसने एकदम ब्रूटल तरीके से एक्सीडेंट करके 2 लोगों की जान ली है, तो इसमें मर्डर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो हो गया हीनस क्राइम क्योंकि 7 साल से ज्यादा की सजा है। तो अगर किसी जुवेनाइल ने 16 से 18 साल की उम्र का है और हीनस क्राइम किया है
तो उस केस में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा और उस बोर्ड को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो स्टडी करे इस चाइल्ड के साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, कि वो बच्चा सच में बच्चे की तरह सोचता है या एक एडल्ट क्रिमिनल की तरह सोचता है। तो एक साइको एनालिसिस करेगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और उसके बेसिस पे वो फैसला करेगी कि इस बच्चे को एक माइनर की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर उसको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्राइटेरिया जो होगा फैसला लेने का वो इस बेसिस पे होगा कि बच्चे का जो मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी है वो ऑफेंस करने का है कि नहीं, उसने जो क्राइम किया है वो सोच समझ करके किया है या बिना ऐसे सोचे समझे अनजाने में किया है। अगर juvenile board decides to treat accused as an adult, then juvenile will be sent to a children court और children court में उसको सजा हो सकती है। The children court means a court set up under Commission for Protection of Child Rights Act 2005। तो चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंतर्गत एक कानून बनाया गया था 2005 में, उसी के अंतर्गत चिल्ड्रंस कोर्ट बनाए जाते हैं और इस तरह के बच्चों के लिए चिल्ड्रन कोर्ट फैसला करेगा कि इनको लंबी सजा देनी है कि नहीं देनी है। अगर चिल्ड्रन कोर्ट उनको सजा देता है 21 साल की उम्र तक, तो वो लोग ऐसे रिफॉर्म हाउस में रहेंगे एंड देन आफ्टर 21 ईयर्स दे विल बी ट्रांसफर टू अ जेल। तो सरल भाषा में अगर हीनस क्राइम किया है 16 से 18 साल के बच्चे ने और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला सुना दिया कि हाँ इसको एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, तो फिर चाइल्ड कोर्ट में वो मामला जाता है और चाइल्ड कोर्ट उसको सजा सुनाती है और चाइल्ड कोर्ट अगर सजा सुना देती है तो 21 साल की उम्र तक तो उसको एक रिफॉर्म हाउस में ही रखा जाएगा, लेकिन 21 साल के बाद उसको एक प्रॉपर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो चिल्ड्रन कोर्ट बनाया गया है ये बनाया गया है अंडर चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005। उसी चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005 के अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, कानूनी बॉडी, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। अक्सर आप अखबारों में देखते रहते हो। 2005 का कानून है, उसके अंतर्गत चाइल्ड कोर्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया है और ये चाइल्ड कोर्ट फैसला करता है कि अगर कोई जुवेनाइल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कह देता है कि भैया आप इसको ट्रीट करो एक एडल्ट की तरह, तो चाइल्ड कोर्ट फिर उसकी सुनवाई करता है। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अगर फैसला कर लिया कि ये इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, तो मामला जाएगा चाइल्ड कोर्ट में और चाइल्ड कोर्ट अगर सच में उसको गिल्टी पाता है तो 21 साल की उम्र तक उसको रिफॉर्म हाउस में रखा जाएगा, उसके बाद उसको प्रॉपर जेल में भेज दिया जाएगा। एडॉप्शन से रिलेटेड ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसको अटेम्प्ट करें, आंसर पोर्टल पे सबमिट भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट विकसित भारत जर्नी बाय 2047। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपको पता है कि भारत सरकार ने एक गोल रखा है अपने देश की इकोनॉमी के लिए कि 2047 तक अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, विकसित भारत बना देंगे। लेकिन अब थोड़ी रियलिटी समझते हैं कि इसका क्या असल में मतलब है। टारगेट अगर हमें विकसित भारत अपने देश को बनाना है तो जो मौजूदा हमारा जीडीपी पर कैपिटा है अर्निंग अबाउट $2,500 पर ईयर, उसको बढ़ा करके हमें ले जाना होगा अप टू $13,845 पर ईयर। देन ओनली वी कैन बी कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री या हाई इनकम कंट्री। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन साहब ने लिखा है, इसके डेटा अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जो मौजूदा हमारा जीडीपी पर कैपिटा है वो है $2,500 पर ईयर, उसको हमें बढ़ा करके ले जाना है $13,845 पर ईयर। देन ओनली वी कैन बी कंसिडर्ड एज हाई इनकम या डेवलप्ड कंट्री। उसके अलावा दूसरी बात यहां बताई गई है कि आज पर वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी क्लॉक, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया विच इज मेजर्ड बाय पॉवर्टी लाइन $2.15 पर डे, $2.15 पर डे। इससे कम अगर कोई कमाता है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, पुअर आदमी है वो। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया हैज फॉलन बिलो 2%, तो विच इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। उसके अलावा इंडिया का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है एंड गिनी कोफिशिएंट थोड़ा सा घटा है, दोनों अच्छी बातें हैं। तो विकसित भारत बनने के लिए हमें लगभग $2,500 पर ईयर से $13,500 पर ईयर तक जाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें ग्रो करना होगा एट ए फास्टर पेस। ग्रो करने के लिए हम लोगों को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना होगा और पॉवर्टी घटानी होगी। पॉवर्टी घट ही रही है एज पर दिस वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी क्लॉक,
डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, और गिनी कोफिशिएंट घट रहा है, दैट मीन्स इनइक्वालिटी भी घट रही है। तो यहाँ पे दो ऐसे टर्म हैं जिसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड गिनी कोफिशिएंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको समझना है, क्लास का लेक्चर याद कीजिए, इकोनॉमिक्स में जो वर्चुअस साइकिल मैंने आपको बताया था, उसमें ये जो होता है ना डेल्टा सी, दैट इज नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो नया कैपिटल बना रहे हैं आप हर साल में, कैपिटल गुड्स बनाने से क्या होता है, ग्रोथ बढ़ता है। ग्रोथ बढ़ने से क्या होगा कि फिर हमारे देश की जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, डिमांड पूरी होंगी, दैट विल हेल्प इन इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल। दिस डेल्टा सी एंड डेल्टा ओ का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं आई कॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब ध्यान से देखो, ये जब आर्टिकल पढ़ोगे ना तो एक चीज थोड़ा सा आपको कंसर्निंग लगेगा कि यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि भारत का आयकर जो है वो 5 है, जबकि वो पूरी तरह से सच नहीं है। क्लास में भी मैंने आपको बताया भारत का आयकर 4 के आसपास है। आरबीआई डेटा वगैरह अगर आप देखोगे आरबीआई के वेबसाइट पे तो यू विल फाइंड कि इंडियाज आयकर इज क्लोज टू 4। और मौजूदा जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है किसी एक साल का लगभग 54 लाख करोड़ का है। इसी आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल डेटा, 54 लाख करोड़, आयकर इज 4, दैट मीन्स इसका 1/4 54 लाख करोड़ का अबाउट 13.5 लाख करोड़ का हमारा एब्सोल्यूट सेंस में जीडीपी ग्रोथ होता है, विच इज क्लोज टू अबाउट 7 to 8% ऑफ इंडियाज जीडीपी। आई होप कि आपको क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ रिवाइज हो रहे हैं। आईकॉर बताया था मैंने, वर्चुअस साइकिल बताया था, इनका रेशियो मैंने बताया 4 होता है। इस आर्टिकल में इन्होंने 5 लिखा है बट 4 के आसपास है एज पर आरबीआई डेटा। एंड करेंट जीडीपी इज अबाउट क्लोज टू 160 लाख करोड़, कैपिटल फॉर्मेशन इज 54 लाख करोड़, आयकर 4 है तो मतलब एब्सोल्यूट सेंस में ग्रोथ 13.5 लाख करोड़ के आसपास। और 13.5 लाख करोड़ अगर हम देखें तो हमारे ओवरऑल जीडीपी के 8% के आसपास है, यानी कि हम लोग 8% के हिसाब से लगभग ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, इस आर्टिकल में बात की गई है अबाउट गिनी कोफिशिएंट की, कि गिनी कोफिशिएंट हैज मार्जिनली रिड्यूस्ड। तो गिनी कोफिशिएंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? गिनी कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट करता है इनइक्वालिटी। एक तरफ, एक साइड में होता है परसेंटेज पॉपुलेशन और दूसरे तरफ होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए कि 10% जनता के पास 10% देश का वेल्थ है, 20% जनता के पास 20% वेल्थ है, 30% जनता के पास 30% वेल्थ है। यानी कि अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन बिल्कुल लीनियर फैशन में चले तो आप मान के चलिए कि उस देश में पूरी तरीके से इक्वालिटी है। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है रियलिटी में। इक्वालिटी तो एब्सोल्यूट तरीके से होते नहीं है, थोड़ी बहुत तो इनइक्वालिटी होती ही है। जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी उतना ज़्यादा ये जो कर्व है जिसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज कर्व, वो ऐसे घूमा हुआ रहेगा। लॉरेंज कर्व बेसिकली इज इंडिकेटर ऑफ इनइक्वालिटी। जितना ज़्यादा ये कर्विकल होगा उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी उस देश के अंदर। क्या बता रहा है इसका मतलब कि देखिए 10% लोगों के पास 30% वेल्थ है। इफ लॉरेंज कर्व इज मोर स्टीपर लाइक दिस, मतलब 10% जो टॉप की जनता उसके पास 30% या 40% वेल्थ है, 20% जो टॉप की जनता उसके पास 50% वेल्थ है, तो ये वाला जो कर्व जो इसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज कर्व। और लॉरेंज कर्व से इनइक्वालिटी कैसे निकलती है उसके लिए कोफिशिएंट बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं गिनी कोफिशिएंट। जैसे इस पूरे कर्व में आप देखोगे तो ये वाला एरिया को कह दिया गया एरिया ए और ये वाला एरिया को कह दिया गया एरिया बी। तो ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी कि दिस एरिया डिवाइडेड बाई ओवरऑल दिस एरिया इज इक्वल टू गिनी कोफिशिएंट। अब सपोज ए इज इक्वल टू 0, राइट, ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस गिनी कोफिशिएंट इज 0, यानी कि ये कर्व जो है लॉरेंज कर्व इट विल बी कंप्लीटली अलोंग दिस लाइन and in that country there will be perfect equality. So if Gini coefficient is 0, then that country will have perfect equality, yeah, in other sense no inequality. But as the moment Lorentz curve start becoming more and more curvical, that means A की area बढ़ रही है, the bigger is the A, the more is inequality. Suppose ऐसा हो जाए कि ये जो कर्व है ऐसा आ जाए कि बस एक इंसान के पास सारा संपत्ति है, बाकी किसी के पास कुछ है ही नहीं, राइट, तो उस केस में दिस गिनी कोफिशिएंट विल बी a डिवाइडेड बाई a बिकॉज b विल बी 0,
And in that case, Gini coefficient will be 1, which will be known as absolute inequality, which is also not possible. So absolute inequality, absolute equality, which is not possible. So Gini coefficient varies from 0 to 1. If it is 0, that means that country has absolute equality. If it has 1, means the country has absolute inequality. But Gini coefficient अगर घट रहा है हमारे देश में, जो इस आर्टिकल में लिखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी थोड़ी सी घट रही है हाल फिलहाल में. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next article is about India moving back its gold from UK. This topic is important from our syllabus, GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, पहले भी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, न्यूज़पेपर एनालिसिस में, क्लास में भी बताया है. इंडिया वाज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है? जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व अनसस्टेनेबल तरीके से लो हो जाए, जब हमारे पास इनफ पैसा ना बचे फॉरेन इंपोर्ट करने का. इस तरह की हालत भारत फेस कर रहा था 1991 में. तो इमीडिएट लिक्विडिटी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए भारत ने क्या किया? पहले हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लिया और उसके लिए हमने कुछ अपना सोना वहां पे गोल्ड गिरवी रखा था. अभी उसी से संबंधित ये न्यूज है. इंडिया हैज मूव्ड बैक अबाउट 100 मेट्रिक टन्स ऑफ इट्स गोल्ड बैक फ्रॉम यूके. खूब सारा सोना जो हमने वहां पे गिरवी रखा था, धीरे धीरे हम उसको मूव बैक करा रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में हमने 100 मेट्रिक टन्स का गोल्ड मूव बैक कराया है. ओवरऑल गोल्ड होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड एंड नाउ इट स्टैंड्स टू 822 मेट्रिक टन्स नाउ. ये जो गोल्ड होल्डिंग्स भारत ने मंगाया है आरबीआई के पास, इट विल बी लोकली स्टोर्ड एट ए हाई सिक्योरिटी वॉल्ट फैसिलिटी इन मुंबई एंड नागपुर एंड इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व. फॉरेक्स रिजर्व के 4 हिस्से होते हैं, क्लास में आप पढ़ते हैं. फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्राओं का खजाना, दूसरे देशों की करेंसीज का खजाना. फिर गोल्ड होता है. स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिवर्स ट्रांच, ये दोनों आईएमएफ से संबंधित है. स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 तरह के जो हार्ड करेंसीज आईएमएफ आइडेंटिफाई करता है, उसमें वर्ल्ड कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज आईएमएफ, उनको कंट्रीब्यूशन देना होता है इन प्रोपोर्शन विद देयर वोटिंग शेयर. मैंने बताया है आपको. आई जस्ट होप कि आपको क्लास की बातें याद आ रही हो. तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक स्पेशल बास्केट में मेंटेन करता है आईएमएफ, जिसके बदले में एक्चुअली जो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंबर कंट्रीज जो हैं आईएमएफ के, वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है 75% देते हैं डोमेस्टिक करेंसी में, 25% देते हैं इन 5 हार्ड करेंसीज एज आइडेंटिफाइड बाय आईएमएफ. उसमें एक है डॉलर, दूसरा है यूरो, येन, पाउंड और सबसे आखिरी में ऐड किया गया था 2015 में युआन को. तो इन 5 करेंसीज को आईएमएफ स्टोर करके अलग से रखता है और इन 5 करेंसीज में हमको 25% अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है. और अगर कोई देश बीओपी क्राइसिस फेस करता है तो इस स्पेशल हार्ड करेंसी बास्केट्स के बदले एक स्पेशल तरीके का डॉक्यूमेंट छापता है आईएमएफ, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको देख करके आईएमएफ वो कंट्री जो बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा है उसको उस सिचुएशन से बेल आउट करवाता है. आई होप यू रिमेंबर दिस. याद आ रही हैं बातें. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड. क्या है कि गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट जो लैंड जो है वो हमारे स्टेट आसाम के शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है. नाम याद रखिएगा, इसे आजकल ग्राउंड रिलेटेड फैक्ट्स पे प्रश्न खूब सारे आ रहे हैं एपीएससी प्रीलिम्स में. तो गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है और उस गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट का अच्छा खासा एरिया, लगभग 28 हेक्टेयर एरिया जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा था फॉर इलीगल पर्पसेस. ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और जिसको लेकर के अब एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एक स्पेशल बॉडी, इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बिठाई है. तो देखते हैं, सबसे पहले इसी आर्टिकल की मदद से समझ लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है. देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरिया है उनको अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है. जो लीस्ट प्रोटेक्टेड है उसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. फिर उससे जो ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है उनको कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट. दोनों, किस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाएगा, किसको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाएगा, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी में, उसकी तुलना में रिजर्व फॉरेस्ट में ज्यादा लिमिटेशंस रहते हैं. जैसे प्रोटेक्टेड एरिया में ग्रेजिंग, हंटिंग अलाउड रहता है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में ग्रेजिंग, हंटिंग इज बैंड एंड फॉर लोकल कम्युनिटी, बट सेटलमेंट ऑफ लोकल्स आर अलाउड टू सम एक्सटेंट. रिजर्व फॉरेस्ट से भी ज्यादा प्रोटेक्शन होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और उससे भी ज्यादा प्रोटेक्शन होता है नेशनल पार्क को. और ये दोनों ही डिसाइड किए जाते हैं आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इट्स नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या फिर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इट्स स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. और ये जो दोनों बॉडीज हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो बनाती हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
They have been constituted as per Wildlife Protection Act of 1972. तो जैसा कि मेरे करंट न्यूज है, मैंने आपको बता ही दिया, एनजीटी ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है इन ऑर्डर टू स्टडी द अनलॉफुल डाइवर्जन ऑफ अबाउट 28 हेक्टेयर लैंड ऑफ गिलेकी रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। याद रखिएगा, एक बार मैपिंग में भी जाकर के देख लीजिएगा असम की। एनजीटी के बारे में आपको वैसे बताया गया होगा एनवायरमेंट की क्लास में। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी बॉडीज। ट्रिब्यूनल्स के बारे में आप पढ़ते हैं पॉलिटी में। पार्ट 14A एक स्पेशल पार्ट ऐड करके एक स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडीज का प्रोविजन लाया गया कि किसी भी मुद्दे पे अगर स्पीडी रिड्रेसल चाहिए तो फिर कोर्ट में जाने से तो डिले होती हैं बातें, क्योंकि कोर्ट में तो केसेस की पेंडेंसी का प्रॉब्लम है, प्लस कोर्ट जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड केस में फास्ट ट्रैक तरीके से फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि कोर्ट्स में जो जजेज हैं दे आर फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के फिर एक अलग से बॉडी बनाई गई, ट्रिब्यूनल्स। वो अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं आज पर 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 14A। तो किसी भी सेगमेंट के लिए, किसी भी एरिया के लिए अगर हमें स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडी बनानी है, ट्रिब्यूनल बनाना है, तो पार्लियामेंट को पहले उसके लिए कानून पास करना होता है। जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड लिटिगेशंस को अगर एड्रेस करना इन टाइम बाउंड फैशन, तो आप नॉर्मल कोर्ट में ना जा करके आप जाएंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जो बनाया गया है एज पर एनजीटी एक्ट passed by the parliament in 2010. NGT is mandated to dispose cases within 6 months. तो इसका काम ही है टाइम बाउंड फैशन में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। NGT has sitting at 5 places. न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस, उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई आर द 4 others. इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये तीनों के तीनों जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड एडिक्टिव सब्सटेंस इसमें है निकोटीन। और ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। WPI में सर्विसेज नहीं होते हैं, CPI में होते हैं। और ओपन लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सील्ड कवर रिपोर्ट भी RBI दे सकती है सरकार को। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।